बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो जैसे कि आपको पता है कि हम स्टिकोमेट्री और मोल्स, एवोगाड्रो नंबर्स और मोल कैलकुलेशंस, इसके बारे में एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाला लेक्चर आप अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे जो पिछला लेक्चर है जो कि केमिस्ट्री की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें इससे बिल्कुल पिछला लेक्चर आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसको लाजमी देखें और फिर इस लेक्चर पे आएँ। मैं उसको पार्ट 1 भी कर दूंगा, पार्ट 2 भी इसको कर दूंगा। तो अभी ये है कि हमने पिछली एग्जांपल में एवोगाड्रो नंबर्स, मोल्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और केमिकल इक्वेशंस की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देती है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन में कैसे होता है। तो अब हम एक और केमिकल रिएक्शन देखने लगे हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे, हम देखते हैं कि मोल रेशोज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, कि एक केमिकल रिएक्शन में मोल रेशोज़ कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक केमिकल इक्वेशन है CH8 5O2 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4H2O। तो ये तमाम के तमाम जो सब्सटेंस हैं ये गैसियस फॉर्म में ही रिएक्ट कर रहे हैं। और गैसियस फॉर्म की मैं आपको पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि इसकी जो वॉल्यूम के बारे में होती है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एक मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है गैसियस फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल। ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। तो मोल रेशो बताती है हमें कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेक प्लेस टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये एक कंबस्टन प्रोसेस हो रहा है किस चीज़ का, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये कंबस्ट हो रही है, कंबस्टन हो रही है इसकी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसकी कंबस्टन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि कितने मोल्स हमारे रिएक्टेंट के हैं। ये जो चीज़ है CH3 इसका 1 मोल है, वो उसको कंबस्ट करने के लिए या उसको टोटली बर्न करने के लिए हमें 5 मोल्स जो है वो ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है। और उसके नतीजे में जब इसकी कंबस्टन हो जाती है तो 3 मोल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस्ड होते हैं और 4 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये हमें ये इक्वेशन हमारे इनमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपकी C3H8 जो है वो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन उसको कंबस्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स बनाती है, वाटर के 4 मोल्स बनाती है। तो अब हम द अमाउंट ऑफ, बेसिकली ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन, द अमाउंट ऑफ प्रोपेन यूज्ड विल नॉट इफेक्ट दिस रेशो। क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोपेन क्यों इस रेशो को नहीं डिस्टर्ब करेगी कि अगर आप ये यहाँ पे 1 मोल प्रोपेन यूज़ किया तो 5 मोल आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर आप 2 मोल प्रोपेन यूज़ करेंगे तो 10 मोल्स चाहिए होगी ऑक्सीजन। और ये भी सारी, क्योंकि ये डबल हो गई है, ये भी डबल हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी, साथ ये भी प्रोडक्ट्स भी डबल हो जाएंगे। तो अगर ये 2 मोल्स होंगे इसके तो 10 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और 8 मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ये डबल हो गई है तो 8 मोल्स यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा। अगर हम इस मोल को 3 टाइम्स कर दें, 3 मोल्स कर दें, तो 3 मोल्स अगर ये हो जाएगा तो ये भी 15 मोल्स आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। और ये भी जो है चेंज हो जाएगा कि ये जो है ये भी 9 मोल्स प्रोड्यूस होगा और ये भी 12 मोल्स वाटर प्रोडक्शन होगी।
तो इस तरह से ये चीज़ें वेरी करती हैं और इस तरह से ये सारा होता है, ये आपको ये इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मीथेनॉल एक गैस है, CH3OH इसका फॉर्मूला है। तो ये ऑक्सीजन के साथ इसको हम बर्न करते हैं, इसकी भी कंबस्चन करते हैं। कंबस्चन के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो प्रोडक्शन होती है मीथेनॉल के जो केस में, तो यहाँ पर इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स मीथेनॉल के चाहिए होते हैं, 3 ऑक्सीजन के होते हैं और प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स और यहाँ पर 4 वाटर के मोल्स की प्रोडक्शन होती है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन में बता रही है कि 2 मोल्स ये जो है ये 3 मोल्स के साथ कंबस्चन के प्रोसेस में कंबस्ट होती है और 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल्स वाटर यानी कि 4 मोल वाटर के प्रोड्यूस होते हैं और ये सब गैसियस फॉर्म में है। अब सब चूंकि गैसियस फॉर्म में है तो अब इसमें हम देखते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या है कि वो कह रहा है कि इफ़ 3.50 मोल्स ऑफ मेथेनॉल आर burnt in oxygen। अब वो कह रहा है प्रॉब्लम ये है कि आपके 3.50 मोल्स ऑफ एथेनॉल आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो अब आपने क्या करना है, आपने यूज करना है कि हाउ मैनी ऑक्सीजन आर यूज्ड, कि इसमें अगर आपके पास अब यहाँ पे तो 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स के लिए जो ऑक्सीजन यूज होती है वो 3 मोल्स होती है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर 3.50 मोल्स एथेनॉल हो तो फिर कितनी ऑक्सीजन यूज्ड होगी। अब ये हमने असल में क्वेश्चन करना है कि 3.50 मोल्स अगर ये मेथेनॉल के हों तो फिर कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो अब ये अभी कर लेते हैं। यहाँ आप यूनिटरी मेथड कर लें, अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो, अगर नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमें नहीं आता, तो मैं आपको यूनिटरी मेथड सिखा दूंगा। देखें 2 मोल्स CH3OH for 2 moles CH3OH oxygen required is equal to 3 moles। 3 moles ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है 2 मोल्स के लिए। 1 मोल इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, 3 डिवाइडेड बाई 2। 3.5 मोल्स के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5। ये मैं यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता तो मैं आपको ये यूनिटरी मेथड सिखा दूंगा। इसमें मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आपका 5.25 मोल्स ऑक्सीजन जो है दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 3.5 मोल मेथेनॉल। 5.52 मोल्स रिक्वायर्ड होगी। तो कोई भी अगर आपको कहा जाता है कि 6 मोल के लिए तो आप यहाँ पे 6 कर दें तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, उसके अगेंस्ट भी आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी। अगर 6 मोल के अगेंस्ट है तो 2 3 6 3 9 मोल ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी के अगेंस्ट इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड है। तो अब पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, उसमें हमने ये पता कर लिया कि आपकी जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो 5.25 मोल्स ऑक्सीजन आपको मिलेगी अगर मेथेनॉल के ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड होगी अगर मेथेनॉल के 3.5 मोल्स आपके पास होंगे तो आपको इतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। दूसरा पार्ट ये है कि वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अगर 3.5 मोल इथेनॉल हो तो वाटर की प्रोडक्शन कितनी होगी। अब वही सेम मेथड
कि फॉर 2 मोल्स CH3OH वाटर की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 4 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल CH3OH के लिए कितना प्रोड्यूस होगा, 4/2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा। और हमें कितने के लिए निकालना है, 3.5 अगर ये हो तो 3.5 मोल्स, इससे कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आंसर आपका आ जाएगा 7। तो 7 मोल्स वाटर प्रोड्यूस्ड होगा अगर आपके 3.5 मोल्स मीथेनॉल हो। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये यूनिटरी मेथड आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे फौरी तौर पे बताएं, कमेंट में लिखें कि हमने यूनिटरी मेथड समझना है, ये जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको इजी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ये चीज़। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखें तो आपको मज़ीद ये चीज़ समझ में अब जो हम एग्जांपल देखने लगे हैं ये है नाइट्रोजन गैस, और जब हाइड्रोजन गैस को आप रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में आपको NH3 जो है ये मिलता है। तो NH3 गैसियस फॉर्म में मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइज़र बनाने में, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होती है। तो इस केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और इधर जो है 2 आ जाएगा। तो आपको ये अमोनिया इसको कह लें, ये गैस जो प्रोड्यूस होती है ये आपको फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये अब केमिकल इक्वेशन है आपके पास, ये आपको क्या बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन है वो यूज़ हो रही है, 1 मोल नाइट्रोजन यूज़ हो रही है और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल जो है NH3 के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब वो पूछता ये है कि ये तो आपको ये केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 के प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर आपको मैन्युफैक्चर्ड करने हैं 5 मोल्स किसके, NH3 के, आपको रिक्वायरमेंट है 5 मोल्स की NH3 के, तो अगर आपको 5 मोल्स NH3 चाहिए तो 5 मोल्स के लिए कितनी आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी एक चीज़ को देख लें। देखें 2 मोल्स NH3 for 2 moles NH3 nitrogen required is 1 mole. For 2 moles NH3 1 mole nitrogen required. For 1 mole NH3 कितनी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगी, 1। जब ये 1 यूज़ करना है तो ये चीज़ को डिवाइड कर देगी 1, जैसे दूसरे स्टेप में आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे। फॉर 1 मोल NH3 पहले आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप यूनिट की वैल्यू में हमेशा डिवीजन होती है, तो 1/2 मोल्स आपको नाइट्रोजन मिलेगी। 1/2 नाइट्रोजन आपको चाहिए होगी 1 मोल NH3 प्रोड्यूस करने के लिए, 1/2 NH। तो आपको अब मसला क्या था कि उसने कहा था 5 मोल NH3 या अमोनिया गैस प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका क्या आंसर आएगा जी, 2.5। तो आपको 2.5 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस्ड 5 मोल अमोनिया। ये अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं यही चीज़ वाटर के लिए करता हूँ कि 2 मोल्स NH3 के लिए आपको वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है, वाटर आपको रिक्वायर्ड होता है, सॉरी हाइड्रोजन कितनी रिक्वायर्ड होती है, हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड होती है 3 मोल्स। देखें 2 मोल्स के लिए आपको जो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो 3 मोल्स है।
तो 3 मोल्स रिक्वायर्ड है 2 मोल्स के लिए, तो 1 मोल के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी? 1 मोल के लिए 3/2। और फिर आपको असल में 5 मोल इसको प्रोड्यूस करना है, तो 5 मोल के लिए हाइड्रोजन कितनी रिक्वायर्ड होगी? 3/2 इंटू 5, वही सेम प्रोसीजर। ये है 7.5 मोल्स आपके लिए आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन आपको रिक्वायर्ड होगी 2.5 मोल्स और जो हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड होगी 7.5 मोल्स टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ NH3। तो ये स्टूडेंट्स आपको होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है या यूनिटी मेथड समझने में कोई मसला हो रहा है तो आप मुझे ये बता सकते हैं। तो अब हमें एक और एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास जो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं वो हम कर रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड जो है इससे हम आयरन को इसको बर्न करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो फिर हमें रॉ आयरन मिल जाता है। और रॉ आयरन मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गैसीय फॉर्म में उड़ जाती है, तो हमें प्योर आयरन मिल जाता है इस पूरे प्रोसेस से। तो अब क्वेश्चन ये है, पहले तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंस इस तरह यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ पर भी 3 लगा दें, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से साथ 2 है, ये 2 है। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन करने में कोई मसला होता है या इक्वेशन बैलेंसिंग का आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशन का भी तरीक़ाकार समझा दूँगा कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ये अब आपके पास प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है कि आपके पास ये इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है कि ये जो आपके पास और है आयरन की और है, ये आपके पास है 425 ग्राम्स। तो 425 ग्राम्स है, तो वो पूछ ये रहा है कि 425 ग्राम्स अगर आपके पास ये आयरन का ओर हो, इस आयरन के ओर को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट अप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और हमें प्योर आयरन जो है वो मिल जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि ये और की क्वांटिटी जो आपके पास है वो 425 ग्राम्स है। तो इस 425 ग्राम्स से आपको कितने ग्राम्स आयरन मिल सकता है, कितने ग्राम आयरन आप हासिल कर सकते हो। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें मोल्स से अब हमें निकलना पड़ेगा। अब हमें इन सब के मैसेज को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन हमें बता रही है Fe2O3 का हमें मैस, यह हम मोल से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको चलें अगर मोल से करना है तो उससे भी हम कर सकते हैं। ये हमें इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल जो है ना Fe2CO3 जो है वो 3 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बर्न होता है और 2 मोल्स आयरन प्रोड्यूस करता है और 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो अब हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड होता है इसका जो मैस नंबर है वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1 मोल का। 1 मोल का मैस नंबर कैलकुलेट करने के लिए 16 जो होता है ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप और 2 है और 50 ये जो आयरन होती है इसका जो एटॉमिक मैस है, आयरन का एटॉमिक मैस आपके पास आयरन का एटॉमिक मैस आपके पास 56 होता है। तो अब ये 1 मोल Fe2CO3 का हम मैस कैलकुलेट कर रहे हैं। 16 3
6 18, यहाँ 48 आ गया, 1112 आ गया, तो इसको आप ऐड करोगे 8 9 10 0 160 ग्राम्स जो है वो 1 मोल का मैस है आपके पास। तो आपके पास जो गिवन है वो है 256 ग्राम्स। तो 256 ग्राम्स ये 1 मोल का आपके पास मैस है और 256 ग्राम्स के आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसका फॉर्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। अब मॉलिक्यूलर मैस तो ये है और गिवन मैस ये है, तो 425 डिवाइडेड बाय 160 आप कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं? 266 मोल्स। इसका मतलब 266 मोल्स से कितने मोल्स आयरन प्रोड्यूस होता है ये आपको कैलकुलेट करना है कि 266 मोल्स किसके हैं? Fe2O3 के। तो Fe2O3 के 266 मोल्स से कितने मोल्स आयरन प्रोड्यूस होता है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम ये सारी चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1 मोल Fe2O3 से जो आयरन प्रोड्यूस्ड होती है वो 2 मोल्स होती है। डेफिनेटली ये देखें 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मोल Fe2O3 से। तो 2.66 मोल्स Fe2CO3 से कितने होंगे जी? सिंपल यहाँ पहले ही आप दूसरे स्टेप पे यूनिट की वैल्यू अगर पहले ही है तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे 2.66। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आंसर 5.32 मोल्स। तो 5.32 मोल्स आयरन के आपके पास प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे 2.66 अगर आपके पास Fe2CO3 हो तो होप। और अगर इसको ग्राम्स में आपने कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और तो होपफुली स्टूडेंट्स ये एग्जांपल भी आपको समझ में आएगी। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये दोबारा एलेबोरेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अब ये आपके पास Fe2CO3 के मोल्स आएंगे, यानी 5.32 मोल्स हैं आयरन के। अगर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है कि कितने ग्राम्स आयरन आपको मिली है तो सिंपली 56 इसका मैस जो होता है आयरन का वो 56 होता है 1 मोल का, 1 मोल। तो इतने मोल्स का कितना होगा? ज़ाहिर बात है 5.32 को आप सिर्फ 56 से मल्टीप्लाई कर दो तो 297.3 समथिंग आंसर आएगा ग्राम्स में। तो ये इतने ग्राम्स आपको आयरन मिलेगी। तो आपको जो पहले पूछा था कि 425 ग्राम्स अगर आपके पास Fe2O3 हो तो उसे ग्राम्स में अगर निकालना है तो उससे ग्राम्स में इतनी आयरन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर ये ज्योमेट्री मेथड आपको मुश्किल लग रहा है, ये जो मैं मैकेनिज़्म क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ, अगर इस ज्योमेट्री मेथड की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं इस ज्योमेट्री मेथड को समझाने के लिए आपको पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये आपके लिए कैलकुलेशन समझना ईजी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।